मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए, जहां पर आज के सत्र में क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। गवर्नर साहब ने कहा है डिमांड धीरे धीरे करके वापस लौट रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और बाजार आप देखेंगे तो निफ्टी हल्की सी बढ़त करीब 13 से 14.2 पर। निफ्टी बैंक में आज कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बना हुआ है। एक समय ऐसा था कि करीब 200 पॉइंट हम फिसले। फिलहाल 166 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक इकलौता बैंक है जिसमें खरीदारी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर दरअसल वो वोडाफोन वाला फैक्टर काम कर रहा है जो कंपनी के फेवर में जा रहा है। याद रखिएगा वोडाफोन का इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों पर काफी बड़ा बकाया है, और जो दरअसल सरकार ने कल देर शाम एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि किसी भी कंपनी पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगेगा, उसी से हमने देखा एक बड़ी राहत आई है और सेंटिमेंटली एक बूस्टर साबित हो सकता है फ्लोस के लिहाज से। तो जो बैंक्स जिन्होंने वोडाफोन जैसी एंटिटीज को कर्ज बड़े पैमाने पर दे रखा था, वहां पर एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स है, टेक महिंद्रा, M&M जैसे काउंटर्स है जहां पर खरीदारी हुई है। लेकिन आज दरअसल मुनाफा वसूली का शिकार बना है सिप्ला। नंबर्स के बाद नतीजे वैसे अच्छे थे लेकिन स्टॉक फिसला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आता हुआ, और साथ ही साथ नेस्ले, टाइटन, श्री सीमेंट, ITC जैसे स्टॉक्स हैं जो अटक रहे हैं। तो ये है मार्केट की चाल। इंडेक्स डे हाई की तरफ नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन क्या उस तरफ बढ़ेगा ये देखना होगा। चलिए अब हमारे जानकारों से मिलते हैं और कल तक के उनके रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा आज है फ्राइडे, यानी कि इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और इसी हफ्ते खुलासा होगा खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता का। तो कल तक की स्थिति ये रही कि अमित शेठ ने एक लीडरशिप पोजीशन ली, 7.44% तक के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। प्रदीप होतचंदानी करीब 5.71% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहे। कुणाल रामभ्या के लिए हफ्ता मुश्किल रहा है, -1% तक के रिटर्न्स। अब आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स कौन से थे अमित और प्रदीप होतचंदानी के, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर इनके कुछ सौदों ने तो काफी कमाल दिखाया, और आज देखते हैं कौन से नए ट्रेड्स इनकी तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। तो ये भेल का स्टॉक जो कुणाल के पोर्टफोलियो में था, और वर्धमान स्टील का स्टॉक दरअसल प्रदीप होतचंदानी के पोर्टफोलियो में था, इसने मैक्सिमम रिटर्न्स कमा कर दिए। चलिए आज की स्ट्रैटेजी, आज के लिए क्या रणनीति, कौन से स्टॉक्स ये आपके लिए पेश करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप तीनों का ही स्वागत है। बताइए अमित, आज की रणनीति क्या होगी, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस? मैम गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। RBI पॉलिसी जैसे कि हमने देखा एक नॉन इवेंट है, और 16,000 के ब्रेकआउट के बाद ये काफी स्वाभाविक था कि कुछ समय निफ्टी रेस्ट करेगा एंड कंसोलिडेट करेगा इस लेवल में। तो रणनीति यही है कि जब तक हम 16,000 होल्ड कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी बाय ऑन डे पे होनी चाहिए, एंड वी शुड बी लुकिंग फॉर गोइंग लॉन्ग ऑन सेक्टर्स विच आर डूइंग वेल। तो मेरी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ऑटो, IT और बैंकिंग स्टॉक्स वुड कंटिन्यू टू डू वेल। माने ऑटो विल बी अ न्यू एडिशन, और बैंकिंग एंड IT वुड कंटिन्यू टू डू वेल। ओके, तो ऑटो जैसे काउंटर्स पर ध्यान दिया जाए। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज देखने को मिले जरूर है। प्रदीप गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी? मॉर्निंग एवरीवन। सो निफ्टी एक जो हमने 16,300 16,400 के टारगेट दिए थे, उसके बीच में 16,350 के आसपास का हाई बना के आज के सेशन में कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। स्पेशलिटी स्टील एक सेगमेंट है जिसपे हमने कल एक स्टॉक चुना था और उसने अच्छे रिटर्न दिए। आज एक और स्पेशलिटी स्टील का स्टॉक है जो अच्छा दिख रहा है, तो हम उसको चुनेंगे। और IT के स्पेस में मैंने कल ध्यान दिलाया था कि IT कल इनिशिएट कर रहा था अपमूव, तो विप्रो हमने चूज किया था। एक और IT स्टॉक्स है, और काफी सारे IT स्टॉक्स हैं वैसे तो आज अच्छा मोमेंटम देखा रहा है, तो एक मिड कैप IT स्पेस का स्टॉक हम आज चुनेंगे। तो स्पेशलिटी स्टील और IT ये दोनों सेक्टर हमारे फोकस में आ जाएंगे। स्पेशलिटी स्टील और IT पर फोकस। कुणाल बताइए आज की रणनीति। मॉर्निंग हर्षिता जी। मेरी वही रणनीति होगी जो मैंने वीक बिगिनिंग में बताई थी। जो भी काउंटर्स हमें सपोर्ट पे मिल रहे हैं, मेरा फोकस वही होगा। सो मैं आज एक हमारा पुराना जो स्टॉक था, हमने जो पहले दिन बात की थी, वो आज री इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और एक नया काउंटर आज जोड़ रहा हूँ। स्टॉक्स का चयन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रेड्स कुणाल के पोर्टफोलियो में है और किसे निकाला है इन्होंने और किसे जगह देंगे। भेल एक आपका आउट परफॉर्मिंग काउंटर, मेरे ख्याल में भेल को आप होल्ड कर रहे हैं। टाटा स्टील BSL में 9750 पर इन्होंने अपनी पोजीशन बांध ली, एग्जिट कर लिया। बताइए नया ट्रेड क्या है?
हर्षदा जी, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे काउंटर्स में जहां मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आज भी वो ट्रेंड में बने हुए हैं। सो हमारे दर्शक मित्रों को एक सिर्फ रिक्वेस्ट होगी कि जो काउंटर्स में बने हुए हैं, प्लीज एक ट्रेलिंग पोजीशन, स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी करिएगा, बिकॉज ट्रेंड अभी भी वहां पे अच्छा बन रहा है। आज जो मैं पहला काउंटर बता रहा हूँ वो है SW सोलार का ही। देखिए, हमने उस दिन जैसे देखा, एक मैसिव रैली आई और काउंटर फिर से नीचे आया। जिस मैसिव रैली की जो वॉल्यूम था दैट वाज एक्सट्रीम, और उसके बाद जो करेक्शन आया उसमें वॉल्यूम मिस आउट था और फिर से काउंटर ने कल वही बॉटम बनाई जो उसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम स्टर्लिंग एंड विल्सन में फिर से आज री इनिशिएट कर रहे हैं बाय। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इसमें 280 का, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे होगा, और इसका टारगेट अगेन 330 का पहला बनेगा। ओके, तो ये री इंट्रोड्यूस किया गया है स्टर्लिंग एंड विल्सन। 330 के टारगेट के लिए एक मौका, और स्टॉप लॉस आप 280 का लगाइएगा। यहाँ पर एक मोमेंटम दिख रहा है और उसी मोमेंटम को इस समय आइडेंटिफाई किया और स्टॉक का चयन हुआ 1.5% ऊपर, याद रखिए। लगे हाथ कुणाल, दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए। हर्षदा जी, जो दूसरा काउंटर है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अब देखिए, ये काउंटर हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली बिगिनिंग ऑफ अगस्त में 930 पे चल रहा था और वहां से एक मैसिव फॉल देखा। काउंटर ने 820 की बॉटम बनाई, कम से कम 11% का करेक्शन हुआ, और आज के दिन में आप देखिए वॉल्यूम जो रिवर्सल में दिख रहे हैं वो बहुत ही शार्प है, और प्रीवियस बॉटम पे ही ये काउंटर रुका हुआ था। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम कोरोमंडल में एक कॉन्ट्राबैट ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इसमें 830 का, जो प्रीवियस बॉटम के नीचे का होगा, और इसका टारगेट बनेगा 930 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 930 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी कोरोमंडल इंटरनेशनल में। स्टॉप लॉस 830 का रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक नया ट्रेड। और आज हमने देखा है फर्टिलाइजर काउंटर्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली आज सुबह से ही, तो ये भी एक बाय साइड का ट्रेड। प्रदीप ओचंदानी के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। वर्तमान स्टील, विप्रो जैसे ट्रेड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। अब यहाँ से आगे कौन से नए स्टॉक्स आएंगे, किसे रिप्लेस किया जाएगा, प्रदीप से खुद समझते हैं। बताइए प्रदीप, इनफैक्ट वर्धमान में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, मैंने सुना। जी, आज सुबह एक 4% जब ऊपर खुला था तो मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक किया। हालांकि स्टॉक वहां से और 5-6% ऊपर गया। जैसे कि इनिशियल टारगेट मैंने दिए थे वो अभी भी इंटैक्ट है। ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, पर वहां से मेरे को, क्योंकि आज आखिरी दिन था गेम शो का, तो मैंने वहां से बुक आउट कर लिया। यस, तो नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? हाँ, इनफैक्ट 2 जगह जो मेरे पोर्टफोलियो में बाकी है, तो जैसे कि मैंने बताया एक IT स्पेस का स्टॉक जोड़ूंगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड है और ये काफी हैप्पी कर सकता है व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद इसने अच्छा कंसोलिडेशन का फेज देखा है। करीबन आधे महीने से ज्यादा का इसने कंसोलिडेशन का फेज देखा है और वहां से फिर ये अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट इसने अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म किया था कल। तो ये मेरा पहला पिक रहेगा। 1364 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1540 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तगड़ा ट्रेड हैप्पीएस्ट माइंड में। आज सुबह से रौनक देखने को मिली है स्टॉक में, कुछ तेजी की पोजीशंस आ रही है, इसीलिए 1540 का टारगेट आया है। स्टॉप लॉस 1364 का आप लगा के चलेंगे इस तेजी के सौदे में। दूसरा ट्रेड आपने चुना है प्रदीप? जी बिल्कुल, स्पेशलिटी स्टील पे फोकस रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, वर्धमान स्पेशलिटी कल हमारी पिक था। आज की जो पिक है वो है JSL हिसार। स्टॉक ने एक अच्छी अपमूव दिखाने के बाद, एक्चुअली ये जो फोकस है वो आई थिंक गवर्नमेंट के जो PLI आई थी स्पेशलिटी स्टील पे, उसके बाद ये फोकस बना है। तो ये स्टॉक भी उसी के बाद भागा था और करीबन 4-5 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में अगर आप देखो तो इसके वॉल्यूम कल से ऑलरेडी डबल हो चुके हैं और अर्ली चार्ट्स पे ये फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको भी 289 के स्टॉप लॉस से लेंगे, 325 का इसमें टारगेट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 325 की तरफ बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है काउंटर। मोमेंटम ट्रेड है जिंदल स्टेनलेस हिसार। 289 का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा और यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आएगी। तो ये भरोसा प्रदीप ओचंदानी का। अमित ने भी 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। इन्होंने TCS के अपने तेजी वाले ट्रेड को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखा है। नए स्टॉक्स क्या है अमित? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। TCS मैंने सुबह बुकआउट कर लिया था। ओके, और आज का जो मैं ऐड करूंगा सबसे पहले है चंबल फर्टिलाइजर। इसमें हम एक बहुत अच्छा बॉक्स ब्रेकआउट देख रहे हैं काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, और आज जो सुबह का वॉल्यूम है इनफैक्ट वो काफी हाई है इसमें, इस ब्रेकआउट में। तो चंबल फर्टिलाइजर का जो करंटली अभी 329 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा टारगेट 355 का है एंड स्टॉप लॉस इज 317। ओके, तो फर्टिलाइजर स्पेस का एक और ट्रेड। पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात कुणाल ने की, अब अमित कह रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर में तेजी करें। 355 का टारगेट, 320 स्टॉप लॉस, 320 से 317 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड आपका?
हर्षिता मैम, मेरा दूसरा ट्रेड होगा रेडिंगटन। अगर व्यूवर्स इसका चार्ट देखेंगे तो इसमें बहुत ही सुंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और 2-3 दिन से इसमें शेकआउट था और आज वॉल्यूम्स काफी अच्छी हैं एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो रेडिंगटन जो भी 330 पे ट्रेड कर रहा है, इसका स्टॉप लॉस इज 318 और मेरा पोजिशनल टारगेट इज 360। ओके, तो 360 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका आप रेडिंगटन में ढूंढ रहे हैं। 318 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यह है फिलहाल आपके लिए राय इस समय अमित सेठ की ओर से। तो हमारे जानकारों ने नए नए सौदे दो डाल दिए हैं। अब देखते हैं इनकी कितनी मदद मिलेगी और एक रिकैप भी आपके लिए करेंगे। लेकिन फिलहाल फोकस कीजिए एस्कॉर्ट्स पर। एस्कॉर्ट्स के नतीजे आए और कल स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला था। डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एस्कॉर्ट्स के ग्रुप CFO भरत मदान जुड़ गए हैं। नंबर्स में आपको बता दूं, रेवेन्यू फ्रंट पर ग्रोथ देखने को मिली, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहां से आगे की स्थिति क्या है ये फोकस में रहेगा। Q1 में एक चीज मैंने नोटिस की, मदान साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, कि मार्केट शेयर करीब 10% के आसपास आ गया, जहां पर Q4 में कहीं ज्यादा था। क्या वजह रही है इस मार्केट शेयर में हल्के से डिप की? डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो फ्लैट है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 4 महीने का देखेंगे जुलाई में तो हमारा इनफैक्ट इंक्रीज है मार्केट शेयर का कंपेयर टू लास्ट ईयर। हाँ, सीक्वेंशियल उस पर जरूर डिक्लाइन दिख रहा है, क्योंकि हमारा सीक्वेंशियल में मार्च क्वार्टर जो होता है वो नॉर्मली हाई मार्केट शेयर क्वार्टर होता है। जैसे हमारा स्ट्रॉन्गर मार्केट जो है वो टिपिकली नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में जितनी मार्केट्स है वो रबी सीजन में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है, इसलिए हमारा मार्च क्वार्टर का और दिसंबर क्वार्टर का मार्केट शेयर हिस्टोरिकली हाई रहा है, तो इसलिए वो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमारा मार्केट से जून तक फ्लैट था, जुलाई में अभी 4 महीने में 0.5% ऊपर हुआ है। तो अभी हमें उम्मीद है कि आगे जाके भी, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी काफी सप्लाई चेन इश्यूज थे जिसकी वजह से मार्केट शेयर इम्पैक्ट हुआ था, तो इस बार वो सारे इश्यूज अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, तो डेफिनेटली आगे जाके मुझे लगता है कि मार्केट शेयर में फर्दर में। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि जुलाई में पिकअप देखने को मिल रहा है, जुलाई ऑनवर्ड्स? हाँ जी, मेरा पिकअप है। जुलाई में शुरू में कुछ दिन काफी स्लो रहा था रिटेल डिमांड, क्योंकि जो मानसून था वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में एडवांसिंग काफी स्लो रही थी, लेकिन मिड जुलाई पे मानसून की पेस हमारा पिकअप हो गई थी, तो स्विंग काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से डिमांड काफी पिकअप अच्छा रहा। तो सेकेंड हाफ में जुलाई में डिमांड पिकअप हो गया था रिटेल में। ओके, तो अभी आई थिंक अगस्त सितंबर में हमें देखना पड़ेगा अगर बारिश का जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस सीजन में कितना रहता है। उसके बाद मे बी अक्टूबर में हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी कि आगे जाके इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे हो सकती है। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आपका बिजनेस प्री कोविड लेवल्स पर आ रहा है, लेकिन क्या इस ग्रोथ को आप और बेहतर कर पाएंगे मदान साहब? ट्रैक्टर इंडस्ट्री तो ऑलरेडी प्री कोविड से बहुत ऊपर चल रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड था, नया पीक शुरू हुआ था, तो प्री कोविड से तो बहुत ऊपर है इंडस्ट्री आज की डेट में। तो हमें लगता है उसका कोई कंसर्न है हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी पीक पे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो लास्ट ईयर हमारी काफी इंडस्ट्री ग्रोथ भी थी, उस तरह का ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन डेफिनेटली उससे ऊपर भी हम मिड सिंगल डिजिट के भी गाइडेंस दे रहे हैं पूरे साल की। और बाकी जो एग्जैक्टली है वो आई फेस्टिव सीजन के बाद में एग्जैक्ट पता चलेगा कि उससे बेटर ग्रोथ हो सकती है। सर, एक जो इशू है जो पूरे सेक्टर पर भारी है वो है बढ़ते रॉ मटेरियल कॉस्ट। सभी ऑटो कंपनियों ने इसका उल्लेख किया और ज्यादातर लोगों ने इनफैक्ट प्राइस हाइक्स भी किए हैं। आप बताइए आपके बिजनेस के लिए ये कैसा इम्पैक्ट कर रहा है और क्या ट्रैक्टर बिजनेस में इस समय प्राइस हाइक्स करना फीजिबल होगा? ये काफी इम्पोर्टेंट आई थिंक आपने क्वेश्चन रेज किया। तो अगर आप पिछले 9 महीने में देखिए तो जो इन्फ्लेशन हमें कॉमोडिटी प्राइस में देखने को मिला है वो हमने पिछले 15 साल में नहीं देखा, इतना स्टीप इन्फ्लेशन। और हमने ऑलरेडी 3 प्राइस हाइक हम ले चुके हैं अभी तक पिछले 9 महीने में, तो रफली 7-8% का जो प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए उसकी वजह से भी थोड़ा डिमांड के ऊपर अभी टेम्परेरी प्रेशर हो सकता है, और अभी आगे जाके भी अगले क्वार्टर में भी इन्फ्लेशन अभी रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी जरूर कम हो गई है। तो अभी जुलाई से क्वार्टर में करेंट क्वार्टर में भी हमें थोड़ा प्रेशर है, तो शायद हमें अगले क्वार्टर में फिर एक और प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा। तो कितना ये प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा आपको मदान साहब रफली? देखिए ऑलरेडी जैसे मैंने बोला हम 7-8% का प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी ले चुके हैं पिछले 3 क्वार्टर के अंदर, तो अभी 2% के आसपास अभी और हमें लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा। तो अभी 10% का प्राइस इंक्रीज
पिछले 1 साल के अंदर में काफी स्टीप इंक्रीज है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। जी हाँ, वाकई में 10% प्राइस हाइक काफी स्टीप है। देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या रहता है सेल्स पर। लेकिन फाइनली आप फिर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में FY22 के लिए कितने कॉन्फिडेंट है, क्या गाइड करेंगे? FY22 जैसे मैंने बोला अभी भी हमारी गाइडेंस मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ की है। बाकी एग्जैक्ट फेस्टिव सीजन के बाद में हमें और क्लैरिटी होगी कि अगर मानसून कैसा रहता है सितंबर तक और उसके बाद अगर फेस्टिव सीजन काफी स्ट्रॉन्ग जाने की उम्मीदें आ गई, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है अभी पीक पे चल रहा है। तो अभी इन्वेंट्री थोड़ा बिल्डअप होगा सीजन के डिमांड के लिए। अगर सेकेंड हाफ अच्छा जाता है तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में इंडस्ट्री नंबर काफी हाई होते हैं, तो उसके बाद इंडस्ट्री की ग्रोथ की गाइडेंस में भी हम रिवाइज करेंगे दोबारा देखने के बाद। शुक्रिया आप मदान साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक अनफॉर्चुनेटली आज करीब 2.5% ऊपर है। मैनेजमेंट कह रहा है कि प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे, ये इनफैक्ट सेल्स पर इम्पैक्ट डाल सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी गाइडेंस मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही रहेगी, यानी कि 5 से 6%, उससे ज्यादा नहीं। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे, एक रिकैप आपके लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आपके लिए फटाफट रिकैप करते हैं हमारे जानकारों के सभी पोर्टफोलियो और देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की पोजीशन क्या बनती दिखाई दे रही है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, अच्छा कुणाल रामभ्या का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। भेल कैरी किया, 62 का टारगेट है। स्टर्लिंग एंड विल्सन नया जोड़ा, 330 का टारगेट, 280 स्टॉप लॉस। कॉरमंडल इंटरनेशनल बाय साइड 930 का टारगेट, 830 आपके लिए स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, भेल 3% ऊपर, स्टर्लिंग एंड विल्सन 2.5% के रिटर्न्स देता हुआ और आधे % से ज्यादा की कमाई कॉरमंडल की ओर से। अब अगले पोर्टफोलियो पर आइए और ये है दरअसल अमित सेठ का। अमित ने चंबल फर्टिलाइजर 355 के टारगेट के ले लिया, 320 आपके लिए स्टॉप लॉस चुना है। रेडिंगटन बाय साइड 360 का टारगेट, 318 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए इस पोर्टफोलियो में क्या बने हैं। चंबल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, रेडिंगटन 0.3% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। प्रदीप पोचंदानी के पोर्टफोलियो में विप्रो बना हुआ है, इन्होंने ये कैरी किया ट्रेड, 669 टारगेट इंटैक्ट। हैप्पीएस्ट माइंड नया जोड़ा, 1540 का टारगेट, 1364 स्टॉप लॉस। और जिंदल स्टेनलेस हिसार 325 का टारगेट, 289 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर। अब विप्रो 0.3% के रिटर्न्स कमा कर दे रहे हैं, 1% की कमाई जिंदल स्टेनलेस और हैप्पीएस्ट माइंड इनके लिए कमा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ओवरऑल स्थिति क्या बनी। कुणाल रामभ्या अब वापस आ चुके हैं गेम में 2% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन अमित सेठ इनके आगे है 7.53% के रिटर्न्स, लेकिन फिर आगे निकले हैं प्रदीप पोचंदानी 12% के रिटर्न्स के साथ। तो काफी इंटरेस्टिंग आज का मुकाबला। आज 3:30 बजे याद रखिएगा, फाइनल अपडेट आपके लेकर आएंगे कि कौन जीता है खिलाड़ी नंबर 1। ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।